सो हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं झारखंड बोर्ड क्लास 12 मैथमेटिक्स का डिटरमिनेंट चैप्टर के इंपॉर्टेंट MCQ जो आपके अभी इस बार हाफ ईयर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए। तो अगर आपने सारे MCQ को अच्छे से पढ़ चुके हैं तो समझो आपका अभी का भी प्रिपरेशन हो जाएगा हाफ ईयरली के लिए और आपका फाइनल बोर्ड के एग्जाम के लिए भी बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपरेशन हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों तक शेयर कर देना। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। कह रहा है कि क्वेश्चन 1 हमें गिवन एक मैट्रिक्स गिवन है ए। कह रहा है बताओ इसके डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू कितनी होगी, है ना। तो सिंपल सी बात है, हमें डिटर्मिनेंट निकालना है तो आपको पता हो कि डिटर्मिनेंट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो हमें डिटर्मिनेंट निकालना है ए का, मतलब कि हमें लिखना पड़ेगा ऐसे, है ना। ये हो जाएगा हमारा डिटर्मिनेंट्स निकालने का तरीका। तो देखिए 4-1 डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, तो हो जाएगा पहले 2 इंटू करोगे आप -1 को। तो जब 2 इंटू हो जाएगा -1, जब इसको आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 2 इंटू -1 हो जाएगा -2 और फिर आएगा साइन माइनस। उसके बाद आप मल्टीप्लाई करोगे -5 को 4 से, तो -5 को आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा आपका -20, है ना। ऐड करते हैं, ये बन जाएगा -20। सॉल्व करते हैं वैल्यू को तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका -2 और ये बन जाएगा +20 और आंसर आ जाएगा आपका +18। और यहाँ से जो करेक्ट आंसर बन जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा सरल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बहुत डरने की बात नहीं है। और स्टार्ट करते क्वेश्चन में 2 बात करता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, है ना। कह रहा है एक्स की वैल्यू किसके इक्वल होगी, है ना। अब देखो इसने एक चीज यहाँ पर गलत लिखा है ना। इसको ऐसे लिखना चाहिए था क्वेश्चंस को। देखो ये सारा क्वेश्चन ना JCR क्वेश्चन है, जैक बोर्ड का ही क्वेश्चन है जो पहले आया हुआ है, या कहीं कहीं के मॉडल पेपर का ही क्वेश्चन आता था पहले। तो ये सारा वैसा ही क्वेश्चन का कलेक्शन है जो जैक बोर्ड पूछता है ना। उसके जैक बोर्ड का ही सारा कुछ है, ऑफिशियल है, याद रखना। याद करो, जो जो भी मैं बता रहा हूँ सारे क्वेश्चन ऑफिशियल क्वेश्चन है। अब कहाँ से मैं अभी नहीं बताने वाला हूँ, बस आप सॉल्व करते रहो। तो क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए था कि इसकी वैल्यू इक्वल टू 0 गिवन होनी चाहिए थी। अब तब पूछा बताओ कि अब एक्स का मान क्या है ना। जब हम इक्वेशन कुछ गिवन रहेगा तभी हम एक्स की वैल्यू को कैलकुलेट कर पाएंगे, नहीं तो हम नहीं कर सकते। अगर ऐसा गिवन होता तो हम क्या लिखते हैं, तो एक्स इंटू एक्स बन जाता हमारा x², फिर लिखते हैं -18 इंटू 2 बन जाता हमारा 36 इक्वल टू बोलते 0 हो जाता। तब हम बोलते कि हाँ x² की वैल्यू 36 है ना। और x की वैल्यू √36 आ जाएगी, यानी √36 की वैल्यू +-6 दोनों होती है ना। √36 की वैल्यू प्लस और -6 दोनों होती है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो यहाँ पे क्वेश्चन को हम थोड़ा करेक्ट कर लेंगे और लिख लेंगे कि ये इक्वल टू 0 है ना। तभी हम x की वैल्यू हम कैलकुलेट कर पाएंगे। बात समझ आ गया। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। लिखता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट्स। इस डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। बड़ा सिंपल तरीका है, चलो आप कर देखते हैं कितना लोग कर पाते हैं। जल्दी से कमेंट करके बताते चले आओ। और कमेंट करने में कंजूसी मत करना, है ना। मैं तो कहता हूं, जितना ज़्यादा कमेंट करो, जो भी आता है कमेंट करो, नहीं आता तो कमेंट करो, कुछ पूछना है तो कमेंट करो, लेकिन कमेंट जरूर करके जाओ। कमेंट के कोई पैसे नहीं लगते आपके, है ना। दुनिया में इतना रील देख लेते हो, लेकिन कम से कम कमेंट तो कर दिया करो हमारे। तो कहता है कि देखो कैसे कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि इस sin 10, है ना, जिसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है तो हो जाएगा sin 10 डिग्री इंटू cos 80 डिग्री, है ना, क्योंकि हमको इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। फिर हो जाएगा माइनस, हो जाएगा sin 80 डिग्री, ठीक है। अब ये sin 80 डिग्री मल्टीप्लाई होगा sin 80 डिग्री मल्टीप्लाई होगा cos -10 डिग्री से। तो sin 80 डिग्री इंटू -cos 10 डिग्री लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है। तो ये बन जाएगा दिस विल बी इक्वल टू हो जाएगा हमारा sin 10 डिग्री इंटू कॉस 80 डिग्री, ठीक। और ये माइनस और ये माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। तो बन जाएगा हमारा sin 80 डिग्री इंटू कॉस 10 डिग्री, ठीक है। अब ये कुछ आपने कभी, आई थिंक आपने पहले फॉर्मूला पढ़ा होगा sin a प्लस बी का, है ना। sin a प्लस बी का आपका फॉर्मूला याद है, क्लास 11 को एक रिकॉल कर देता हूँ। sin a प्लस बी का फॉर्मूला था sin a cos b, है ना, sin a cos b प्लस cos a sin b, है ना, cos a sin b। अगर थोड़ा आप ध्यान देखोगे तो आई थिंक आपको नजर आ रहा होगा कि जो a की वैल्यू है वो कहीं ना कहीं 10 है ना। ये a है हमारा, ये a है, ये हमारा b है, ठीक है। तो ये b है तो ये हमारा a है। तो फॉर्मूला बन गया हमारा। यानी इस चीज को, इस पूरे टर्म को हम ऐसा क्या लिख सकते हैं कि ये sin a प्लस बी है, मतलब कि ये sin 10 डिग्री प्लस sin 80 डिग्री है ना। फॉर्मूला मैंने बस पुट कर दिया और कुछ नहीं। तो sin 10 प्लस sin 10 डिग्री प्लस 80 डिग्री बन जाएगा sin 90 डिग्री। और आप सभी को पता है sin 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 1। और यहाँ से जो करेक्ट आंसर बन जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, है ना। थर्ड का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। गलती मत करना प्लस माइनस वन करके, ठीक है। आते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। लिखता है इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो कह रहा बताओ इसके
ट्रांसपोज, अगर हम इस ए का अगर हम ट्रांसपोज निकाल लें, है ना, यानी हम पहले एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल लें और उसका डिटर्मिनेंट निकालें, तो ये किसके इक्वल होता है ना, तो इसकी वैल्यू मैट्रिक्स ए के डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू के इक्वल होती है ना। चाहे एक मतलब एक मैट्रिक्स के रो को कॉलम में इंटरचेंज कर देना, है ना, रो को कॉलम में इंटरचेंज कर देना, फिर उसके बाद उसके डिटर्मिनेंट्स के लिए निकालना, सेम आता है, कोई चेंज नहीं, सेम, है ना। तो हाँ देखो ध्यान देना कि उसने पूछा है तो क्या होगा, सेम होगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी, है ना। इसने पूछा डिटर्मिनेंट तो वैल्यू भी डिटर्मिनेंट में ही आनी चाहिए, है ना, गलती से ए मत कर देना, ऑप्शन नंबर ए हमारा एक मैट्रिक्स है, ये लिखा ना, ये एक मैट्रिक्स है, नॉट डिटर्मिनेंट्स है। तो हमें निकालना है कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू किसके इक्वल होगी, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल होगी, ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। बात समझ आया तो इसी बात पे कमेंट और लाइक करते चले जाओ। और बात करते हैं क्वेश्चन 5, लिखा है इफ ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3, मतलब कह रहा है कि हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, ठीक है, जिसका ऑर्डर कितना है 3x3, 3x3 का मतलब इसके में 3 रो है 3 कॉलम है, और कह रहा है कि इसके, है ना, ये एक हमारा मैट्रिक्स है, बना लो, है ना, ये हमारा मैट्रिक्स है जिसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 2 गिवन है, ठीक। तो कह रहे बताओ कि बताओ, है ना, तब इसकी वैल्यू कितनी होगी, है ना। तो एक फॉर्मूला बताता हूँ आपको, सिंपल सा, आपने फॉर्मूला पढ़ा भी होगा आई थिंक, देखें शायद क्वेश्चन फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला ऐसा बनता है कि मान लो अगर हमारे पास एक डिटर्मिनेंट्स है, एक मैट्रिक्स है ए, है ना, जिसका ऑर्डर n क्रॉस n का ऑर्डर है, ठीक है। तो हमें लिखता है, मान लो हम लिखा एक मैट्रिक्स लिखा ऐसे, है ना, मान लो हमने कहा कि एक मैट्रिक्स है जिसको हमने के से मल्टीप्लाई किया है, और इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर n क्रॉस n का, याद रखना ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए, है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हम डिटर्मिनेंट्स निकाल सकते हैं ऑलवेज, ठीक है। तो कह रहा है कि इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, तो कहता है इसकी वैल्यू k टाइम्स ऑफ n, है ना, k टाइम्स ऑफ n इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल हो जाती है, ठीक। अगर हम थोड़ा सा, अगर आप इस चीज़ को कंपेयर करने की कोशिश करो तो कंपेयर करके आप देख पाओगे कि यही तो n क्रॉस n ये बन गया है, ठीक है, यही जो 2 था यही तो हमारा k है, और यही जो डिटर्मिनेंट a है जिसकी वैल्यू 2 गिवन है यही तो हमारा a है, यानी इसकी वैल्यू किसकी होगी, यानी हम ऐसा बोल सकते हो, ध्यान देखना, यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर 2a अगर इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालें, है ना, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम निकालना चाहें तो इसकी वैल्यू तो होगी, एक तो क्या होता है k टू द पावर n, k की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, k की वैल्यू यहाँ पर 2 है, तो 2 टू द पावर n, और n किसके इक्वल आ गया है, n आ गया हमारा 3 के इक्वल, है ना, इसका ऑर्डर n मतलब इसका ऑर्डर होता है, तो 3 इंटू डिटर्मिनेंट्स ऑफ a, और डिटर्मिनेंट्स ऑफ a कितना गिवन है, वो भी हमें 2 गिवन है, यहाँ पर ये हमें 2 गिवन है, ठीक है। तो पूरी वैल्यू कितनी बन जाएगी, तो ये हो गई हमारी पूरी वैल्यू 2 हो गई, तो पूरा कैलकुलेट करोगे तो 2 टू द पावर 3 हो जाएगा 8, और 8 2 जो हो जाएगा 16, और जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बन जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इसके लिए क्या याद रखना, इसके लिए मैं कहता हूँ सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना। डायरेक्टली जैकबोर्ड ने एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था, 2022 में पूछ लिया था सेम क्वेश्चन, है ना, उसने सिर्फ ये फॉर्मूला पूछा था एक बार। चलो बात समझ आ गई, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, लिखता है इफ आई ई द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो कह रहा है तो इसके डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू कितनी होती है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू, यानी कि बोलते हैं तत्समक अवयव, है ना, हिंदी में थोड़ी सी कमजोर है, कोई नहीं, आप पढ़ लेना अच्छे तरीके से। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को बोलते हैं तत्समक अवयव बोलते हैं, कह रहा है इसके डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू, इसके सारणी की वैल्यू हमेशा 1 के इक्वल होती है, हमेशा 1 के इक्वल होती है, ठीक है, याद रहेगा, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था ये। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, आ गया क्वेश्चन अच्छा हमारा, पूछ रहा है कि अगर इस डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू अगर 0 के इक्वल है ना, क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर x2 और 2 1 की वैल्यू अगर 0 के इक्वल है तो बताओ फाइंड द वैल्यू ऑफ x, जल्दी बताओ सॉल्व पर कितना आना चाहिए, तो तब तक हम करते हैं, तो x इंटू 1 हो जाएगा x, ठीक, माइनस 2 इंटू 2 बन जाएगा 4, इक्वल टू हो जाएगा 0, तो जो x की वैल्यू वो 4 के इक्वल आएगी, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन को हम थोड़ा करेक्ट कर लेंगे, करेक्ट करके ये कर लेंगे कि ये इसको हम 4 बना लेते हैं, है ना, ये 4 है, ठीक है, ये 4 है, तो करेक्ट आंसर कौन सा आएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 4 इज द करेक्ट आंसर। बात समझ आ गया, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, 8 नहीं कर रहा क्योंकि 8 आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसलिए मैंने क्वेश्चन को एलिमिनेट कर दिया है। लिखता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ नल स्क्वायर मैट्रिक्स विल बी, अब नल मैट्रिक्स क्या होता है, तो मान लो हमने कहा एक मैट्रिक्स ए है, कह रहा है ये नल मैट्रिक्स है, मतलब 0 0 0 0 स्क्वायर, मान लो हमने किया 2 क्रॉस 2 का है,
मतलब इसका ऑर्डर 2 है। कह रहा है इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू कितने इक्वल आएगी, तो इसके डिटरमिनेंट्स की वैल्यू हमेशा 0 के ही इक्वल आएगी, क्योंकि सारे इसके एलिमेंट से 0 है ना। तो वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी, यानी 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। लिखता है एरिया ऑफ ट्राइंगल इज ऑलवेज, है ना, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो हमेशा पॉजिटिव रहता है ना। कभी आप किसी चीज़ का एरिया निकालोगे, है ना, आपके घर के एरिया, घर के कितना छोटा क्यों ना हो जाए, किसी जमीन का एरिया कितना छोटा क्यों ना हो जाए, नेगेटिव तो कभी नहीं होता, है ना। और अगर एरिया है, अगर एक ट्राइंगल बन रहा है तो कुछ ना कुछ तो एरिया बनेगा, है ना। अगर कुछ ना कुछ, अगर अगर इतना छोटा सा भी अगर एक ट्राइंगल बन रहा है, या हम बोलते हैं अगर इतना छोटा सा भी ट्राइंगल बन रहा है तो कुछ ना कुछ तो एरिया होगा, ठीक है। तो अगर एरिया आ रहा है तो एरिया हमेशा पॉजिटिव रहेगा, अगर एरिया आता है। अगर एरिया नहीं आ रहा है, अगर एरिया 0 बन जा रहा है, मतलब कोई ट्राइंगल है ही नहीं, ठीक है। अगर 0 आ रहा है मतलब वो ट्राइंगल है ही नहीं। तो अगर ट्राइंगल बन रहा है तो उसका एरिया हमेशा पॉजिटिव आएगा। बात समझ आ गया, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। लिखता है ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इन्वर्टिबल, है ना। देखो इन्वर्टिबल क्या मतलब होता है, इन्वर्टिबल का मतलब होता है कि हम इन्वर्स निकाल सकते हैं, ऐसा समझ लो, है ना, कि हम उसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। अब इन्वर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको पता होगा कि इन्वर्स निकालने का, अगर हम ए का इन्वर्स निकालना होता है तो इसका फॉर्मूला होता है 1 डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। ये फॉर्मूला होता है हमारा, है ना। ये बताया मैंने आपको, सिंपल सा बता दिया फॉर्मूला। फॉर्मूला को याद कर लेना, कहीं भी डायरेक्टली आपसे फॉर्मूला पूछा जाता है, ठीक। तो कह रहा है ये एग्जिस्ट कब करेगा, ये एग्जिस्ट तब कर रहा था, इसके लिए कंडीशन भी थी, याद ना, इसी कंडीशन ये थी, ये एग्जिस्ट तब होगा, यानी इन्वर्स तब आप निकाल पाओगे जब इसके डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। यानी ये जो टर्म लिखा है डिनोमिनेटर में, ये 0 नहीं बनना चाहिए। अगर 0 बन गया तो फिर हम इन्वर्स नहीं निकाल सकते हो कभी भी। तो कंडीशन क्या थी, कंडीशन ये थी कि ए इन्वर्स यानी डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसलिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना। अगर ये अगर विद कर्म नहीं है, अगर इन्वर्टिबल है, तो ऐसा तभी होगा जब इसके डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 हो जाए। बात समझ आ गया, तो आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। लिखता है इफ ए इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स देन ए इनवर्स विल बी। अभी बताया था फॉर्मूला, क्या बताया था फॉर्मूला, जल्दी से याद करो, है ना। ए इनवर्स का फॉर्मूला भी क्या लिखा था, जस्ट थोड़ी देर पहले लिखा था कि फॉर्मूला ऑफ, उसने कहा अगर इन्वर्टिबल है, मतलब ये इन्वर्टिबल से हम इनवर्स निकाल सकते हैं। अगर निकाल सकते हैं तो बताओ ए इनवर्स की वैल्यू किसके इक्वल होगी। अभी लिखा था फॉर्मूला, बहुत लोगों ने कमेंट तो मार दिया इतनी जल्दी, है ना। क्वेश्चन देखते उन्होंने कमेंट में लिख दिया कि हाँ सर ये आंसर सही है, ठीक है। तो ये आंसर सही है, मैक्सिमम लोग का सही है, और ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर। और ये सबको करना चाहिए, है ना। जो मैथ के स्टूडेंट को तो एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए, नहीं पता है तो देख लो सारे वीडियो को, सारा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जितना वीडियो बना रहा हूँ ध्यान से देख लो। कह रहा है बताओ इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी। कह रहा है कि क्वेश्चन 13 कह रहा है कि हमें एक स्क्वायर, हमें एक डिटरमिनेंट्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है जो 3x3 का ऑर्डर, मतलब एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें 3 रो है और 3 कॉलम है। तो पूछता है बताओ इस डिटरमिनेंट्स की वैल्यू किसके इक्वल होगी। अब थोड़ा ध्यान रखोगे तो ये आपको एक स्पेशल टाइप का नजर आ रहा है ना। इस टाइप के अगर कोई वैल्यू आ जाए, यानी अगर अगर एक मैट्रिक्स होता तो इस टाइप के मैट्रिक्स को बोलते हैं हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स, जिसमें सिर्फ डायगोनल में एलिमेंट होंगे, बाकी कुछ नहीं होगा, है। इनका जो कर्ण होगा उसमें होगा, बाकी कहीं पर नहीं होगा, ठीक है। तो जब इस टाइप की चीज़ों का अगर हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा डिटर्मिनेंट्स, तो याद रखना क्या करना है, सिंपल सबको मल्टीप्लाई कर लो, सिंपल, है ना। अगर इसके डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो एक सिंपल सा फंडा है, सिंपल इसकी जो वैल्यू होगी वो इक्वल होगा सिंपल 2 × 3 × 8, और कुछ मत करो, सीधा आंसर आता है, ठीक है। 2 2 3 हो जाएगा 6 6 8 हो जाएगा 48, करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। बात समझ आ गया, तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, है ना। 40 भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी हमारा सिलेबस का पार्ट नहीं है। कह रहा है इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट है ना। अभी जस्ट कुछ देर पहले क्वेश्चन किया था मैंने कि जो मैट्रिक्स ए का, किसी मैट्रिक्स ए का जो डिटर्मिनेंट होगा वो किसके इक्वल होती है, उस, ये जो किसी मैट्रिक्स ए का जो डिटर्मिनेंट आएगा वो हमेशा उस मैट्रिक्स के का ट्रांसपोज निकालो और उसके बाद निकालो डिटर्मिनेंट, दोनों हमेशा इक्वल होती है। अभी कुछ देर पहले कहा था ये फॉर्मूला था, है ना। अभी कुछ देर पहले कुछ क्वेश्चन मैंने कहा था ये फॉर्मूला था, यानी दोनों की वैल्यू इक्वल होती है। मैट्रिक्स ए और उसके ट्रांसपोज दोनों के डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू हमेशा इक्वल होती है, यानी ऑप्शन नंबर द करेक्ट आंसर। बात समझ आ गया, क्वेश्चन सेक्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20, लिखता है द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स एग्जिस्ट, है ना। कह रहा है कि किसी मैट्रिक्स के का डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट करेगा,
यानी किसी अवयव के सारणिक मान संभव होगा जब वेन मैट्रिक्स इज, जब मैट्रिक्स कैसा हो। तो अभी कुछ पता लगा ना कि मैट्रिक्स किस टाइप के मैट्रिक्स का हम हमेशा निकाल सकते हो डिटर्मिनेंट्स। तो हम हमेशा निकाल सकते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स का, क्या था ना, वर्ग अवयव का। इसलिए देखना जब भी कभी आपसे पूछा जाता है डिटर्मिनेंट्स निकालने, तो हमेशा गिवन होता है कि वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। दैट मीन्स वी कैन ऑलवेज कैलकुलेट द डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना। स्क्वायर मैट्रिक्स होना ही चाहिए, ठीक है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें जितने रो होंगे उतने कॉलम होंगे, इस टाइप के मैट्रिक्स को बोलते हैं लोग स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात समझ आ गया तो लाइक कमेंट करते चले जाओ। और आप क्वेश्चन नंबर 18 करा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। फिर से आया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके लिए, सॉल्व करके बताओ जल्दी से, है ना। सॉल्व बताओ जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ। और जब भी आता है वीडियो को पॉज करो, कमेंट कर दो, फिर क्वेश्चन लिखो, उसका बताओ करेक्ट आंसर कौन सा। तो सॉल्व क्या करना है, तो हो जाएगा एक्स इंटू 1 हो जाएगा एक्स, फिर माइनस 2 इंटू 3 हो जाएगा 6 इज इक्वल टू हो जाएगा 8। इस डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू इसकी इक्वल हो जाएगी, ठीक। तो हो जाएगा एक्स इक्वल टू हम बोल सकते हैं 8 + 6, यानी एक्स प्लस 8 + 6 कितना हो जाएगा 14। यानी जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 18 का करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी। बात समझ आ गया तो चलते क्वेश्चन नंबर 25। 25 आ गया क्या, हाँ। अच्छा, बीच में मैंने कुछ क्वेश्चन स्किप किए हैं कि कुछ क्वेश्चन बड़े बेसिक से क्वेश्चन थे, है ना। जो इतना भी क्वेश्चन सॉल्व करता है ऐसे क्वेश्चन थे, अच्छे क्वेश्चन आते हैं ये 25 वाले ना। अब यहाँ जो क्वेश्चन आएगा ये आपके सारे अच्छे प्रॉब्लम्स हैं। ये प्रॉब्लम ऐसे प्रॉब्लम्स है जिसको आई थिंक आपको सॉल्व करना थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। जैसे यहाँ पूछा है को फैक्टर निकालना है 5 का, ठीक है। को फैक्टर निकालना है 5 का, थोड़ा टाइम लेगा। और जो नहीं पढ़े उनको तो समझा देता हूँ कैसे निकालते हैं को फैक्टर। तो दो चीज़ होता है, एक को बोलते हैं को फैक्टर, एक को बोलते हैं माइनर, है ना। अब दोनों में बेसिक थोड़ा सा डिफरेंस आता है। जैसे अगर मैं लिखूँ यहाँ पर डिटर्मिनेंट्स, तो बताता हूँ सॉफ्टवेयर कैसे निकालते हैं को फैक्टर। तो मैं एलिमेंट्स गिवन था 1 - 3 2, ठीक। फिर गिवन है 4, फिर लिखा है -1, फिर लिखा है 2, फिर लिखा है 3, फिर लिखा है 5, फिर लिखा है 2। कह रहा है कि इसके हमें को फैक्टर निकालना है। किसका निकालना है को फैक्टर, वी हैव टू फाइंड द को फैक्टर ऑफ दिस 5, है ना। इस 5 का हमें को फैक्टर निकालना है, ठीक है। तो करते क्या है, जब भी हमें इस का को फैक्टर निकालना होगा तो क्या करना है ना, किसको भूल जाना, सबको भूल जाओ, बस इसे याद रखो, है ना। बस क्या करना है, इन सभी को भूल जाना, इन सभी को भूल जाओ ऐसे, है ना। सबको भूल जाओ, क्या बच गया, जो दिख रहा है आपको पीला कलर से, यही है, इसी से आपका निकलेगा को फैक्टर, ठीक है। अब को फैक्टर में निकालना 5 का, ठीक है। तो लिखते हैं ऐसे हैं कि को फैक्टर ऑफ 5, है ना। तो लिखते को फैक्टर ऑफ 5, को फैक्टर ऑफ 5 पूछा, 5 का पूछा है। तो ये इक्वल टू होता है, लिखा फाइनल ना, फॉर्मूला होता है -1 टू द पावर, है ना। अब पावर कितना होगा, तो देखो ये 5 कहाँ पर है, ये 5 का जो रो नंबर है, देखो इस लिखते रो नंबर ना, रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3, ठीक है। इस लिखते कॉलम नंबर 1, लिखते कॉलम नंबर 2, लिखते कॉलम नंबर 3, ठीक। तो ये देखो 5 कहाँ पर है, तो 5 देखोगे कि ये कॉलम नंबर 3 में है, रो नंबर 3 में है और कॉलम नंबर 2 में है। तो लिखते हैं रो, किस रो में है, रो 3 में है, 3 प्लस किस कॉलम में है, कॉलम नंबर 2 में है, तो लिखते हैं 3 + 2, ठीक। उसके बाद लिखने के बाद क्या कहते हैं, इसको लिख लो, जो मैंने येलो कलर से बनाया ना उसको लिख लो ऐसे 1 4 2 2, बस हो गया। अच्छा, ये बन जाएगा -1 टू द पावर 5 बन जाएगा। और मैंने अभी कुछ देर पहले कहा था ये वैल्यू हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो 1 × 2 हो जाएगा आपका 2, ठीक। फिर माइनस, फिर आप करोगे 4 × 2 हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका 8, ठीक है। -1 टू द पावर 5, ये ऑड नंबर है 5, तो ये बन जाएगा -1 इंटू 2 इंटू -1 कितना बन जाएगा, तो 2 इंटू -2 -8 क्या बन जाएगा, -6। तो आंसर आ जाएगा आपका 6, है ना। -1 इंटू -6 कितना बन जाएगा 6। तो जो करेक्ट आंसर आएगा 25 का, वो कितना आ जाएगा 25 का करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। समझ लेना मैंने कैसे किया था, है ना। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इस चीज़ को समझना यहाँ पर। तो क्या ये किस चीज़ का निकालने का तरीका था, ये निकालने का तरीका था हमारा को फैक्टर, इसको हम लोग सहखंड बोलते हैं। बात करते क्वेश्चन नंबर 26, कह रहा है फाइंड द माइनर ऑफ 81, है ना। अब पूछा हमसे माइनर, अब माइनर निकालने का तरीका बड़ा अजीब तरीका है ना। अब उसने पूछा है माइनर निकालो, अब माइनर किसका निकालना है ये पूछो। तो उसने पूछा है A21, A21 का क्या मतलब होता है ना। मतलब हमें दिया है गिवन है 5 6 2 एंड 3, ठीक है। कह रहा है कि फाइंड माइनर, है ना, A21 का निकालना है माइनर,
ठीक है, माइनर को हिंदी में क्या बोलते हैं नहीं पता, ध्यान रखना क्या होता है। तो A21 क्या है, मतलब 2 का मतलब होता है, ये मैंने कुछ देर पहले कहा था कि ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये रो 1 है, ये रो 2 है। ठीक है, तो A21 का क्या मतलब होता है, 2 मतलब होता है पहले रो आता है ना, तो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकेंड और फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा नंबर 2। मुझे इस 2 का निकालना है क्या, माइनर। ठीक है, अब जब भी इस 2 का निकालना पड़ेगा माइनर, तो इस 2 का माइनर कौन होता है, इस 2 का माइनर हमेशा होता है 6 ना, दिस 6 इज द माइनर। ये इस 2 का माइनर कौन है, इस 2 का जो माइनर है वो कितना है, वो हमारा है 6 होगा। ठीक है, रखना कोई साइन वगैरह यानी -1 टू द पावर कुछ नहीं करना पड़ता है। जो -1 टू द पावर हम n लिखते हैं ना, रो प्लस कॉलम लिखते हैं, वो हम लिखते हैं को फैक्टर में, नॉट माइनर। माइनर में ऐसे लिखना पड़ता है। तो 26 का करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, 26 का करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 6 इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन में 26 का। बात समझ आ गया तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ आ रहा है तो कमेंट करते चले जाना और शेयर तो जरूर करते चलो, है ना। बाकी आप चाहते हो कि अगर आपके फ्रेंड्स भी पास हो जाएं, अच्छे मार्क्स उनको डर न लगे तो, है ना। ऐसे भी दुर्गा पूजा की छुट्टी आने वाली है, चाहते हो आपका मस्ती में आप इंजॉय करो तो एग्जाम अच्छा जाना चाहिए, और एग्जाम अच्छा चले जाएगा जब हमारे साथ आप लाइव टेस्ट देते रहोगे और अपना प्रिपरेशन करते रहोगे। ठीक है, और एंड तक बने रहेंगे, 100 साल, सालों साल हम करते आते हैं ऐसा ही, है ना। और पढ़ाई की बात करते हैं, मैक्सिमम मैक्सिमम पढ़ाई की बात होती है, कुछ बात इधर उधर की होगी तो मैक्सिमम पढ़ाई की बात करते हैं। बात करता है क्वेश्चन वहाँ कहता है फाइंड द माइनर ऑफ M11, है ना। M11 का निकाल, देखो M का मतलब होता है माइनर, है ना। कह रहा है इस M11 का माइनर निकालना पर क्या होगा। ठीक है, तो निकालना M11 का माइनर। ठीक है, चलो ये निकालना माइनर, तो माइनर कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास वैल्यू क्या गिवन, तो हमें जो गिवन डिटर्मिनेंट्स वो गिवन है 347 201 एंड 211। ठीक है, किसका पूछा है, M11 का, मतलब रो नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 1, वो कौन है हमारा, वो हमारा है ये 3 भाई साहब, है ना। ये 3 भाई साहब हमारे, इसका निकालना माइनर। अगर इस 3 का निकालना माइनर तो कैसे निकालते हैं माइनर, तो लिखो फॉर्मूला, है ना। तो माइनर ऑफ 3 कैसे निकालते हैं, तो जब मुझे निकालना होगा माइनर ऑफ 3, 3 क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यही तो हमारा M11 है ना। यहाँ पर M11 कौन था, यानी M11 इधर कौन है, M यानी माइनर हम निकालना किस किस का, M11 किसका, 3, 3 यहाँ पर, यानी हमें 3 का निकालना माइनर। तो जब 3 का निकालना पड़ेगा माइनर, तो क्या करते हैं, सुनो ध्यान से क्या करना, है ना। पूरी दुनिया को भूल जाओ, इसको इसको भूल जाओ पूरा, कौन बच गया, 0 1 1 1। ठीक है, ये बच गया। ऐसे ही करते हैं, 3 का निकालना था तो 3 के सारे रो को काट दो, इसके सारे कॉलम को काट दो, जो बच गया वही निकलेगा माइनर, और उसका निकालना डिटर्मिनेंट्स। तो कितना हो जाएगा, 0 × 1, है ना। 0, इसको 0 × 1 करो तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 0, माइनस 1 × 1 करोगे तो बन जाएगा 1। तो 27 का करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका -1, और करेक्ट ऑप्शन भी हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर डी। बात समझ आया क्या, ऑप्शन नंबर डी द हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। बात समझ आ गया, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। थोड़ा अगर आपको लगता है तो वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करके फिर से सुनना मेरी बातों को। ठीक है, बात समझ आ जाएगी। कह रहा कि फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ए, है ना। कह रहा हमें इस ए का निकालना है एडजॉइंट। ठीक है, तो एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। ठीक है, देखो ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो ये 2 × 2 का हमें गिवन है मैट्रिक्स। तो पहले लिख लेते हैं मैट्रिक्स से। देखो थोड़े क्वेश्चन ये अच्छे क्वेश्चन है जिसमें मेरा थोड़ा टाइम टेकिंग लगता है। ये वो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में जिसमें आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा सॉल्व करने में, इसलिए हम थोड़ा सा टाइम लेंगे सॉल्व करने को, है ना। 2-3 क्वेश्चन बचे हैं बस। तो कहता है हमें एक मैट्रिक्स गिवन है ए, तो 2 3 -4 4। ठीक है, सबसे पहले हमें निकालना पड़ता है इसका एडजॉइंट है। ठीक है, अब एडजॉइंट के निकालने के पहले क्या करते हैं, सबसे हम पहले निकालते हैं कोफैक्टर, है ना। हम निकालते हैं कोफैक्टर, है ना। कोफैक्टर ऑफ ए, इस मैट्रिक्स ए का हम निकालते हैं कोफैक्टर। ठीक है, कोफैक्टर आएगा, जो कोफैक्टर बनेगा उसका ट्रांसपोज करके एडजॉइंट निकालते हैं। सुनते हैं पहले, है ना, कोफैक्टर ऑफ ए कैसे निकालते हैं। तो जब मुझे कोफैक्टर ऑफ ए निकालना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखना, है ना। अगर मुझे इस 2 का मुझे निकालना कोफैक्टर, ठीक है, तो पहले लिखते हैं -1, है ना। पहले हम निकालते हैं कोफैक्टर ऑफ ए, नहीं निकालते हैं, इसको बोलते हैं कोफैक्टर ऑफ 2 निकाल लेते हैं सबसे पहले, है ना। एक टर्म निकालते हैं कोफैक्टर ऑफ 2। तो फर्स्ट का मुझे कोफैक्टर निकालना होगा तो लिखेंगे -1 टू द पावर, ये कौन से रो कौन से कॉलम है, तो जो 2 नंबर है ये हमारा देखो किस में है, इसको लिख लेते हैं ऐसा थोड़ा हम। ये हमारा कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, ये हो गया रो नंबर 1, ये हो गया रो नंबर 2।
अब देखते चले ना, तो -1 टू पावर क्या करोगे, तो 2 हमारा रो नंबर 1 में है, कॉलम नंबर 1 में है, हो जाएगा ऐसा। अब 2 के सामने कौन आ रहा है डायगोनल में, तो 2 के जो डायगोनल में नीचे आ रहा है ये हमारा 4 है, तो लिखते हैं 4। तो क्या बन जाएगा, इसको सॉल्व करने पे बन जाएगा हमारा -1 टू द पावर 2 इंटू 4, कितना बन जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 होगा, इंटू 4 करने पर 4 आ जाएगा। ठीक, निकालते हैं अब हम को फैक्टर ऑफ 3, है ना। जब मुझे इस 3 का को फैक्टर निकालना होगा तो क्या करेंगे, तो -1 टू द पावर, देखो 3 किस रो में है, रो नंबर 1 में है, और कितने नंबर कॉलम में है, तो कॉलम नंबर 3 हमारा, नंबर 3 हमारा कॉलम नंबर 2 में, लिखेंगे 1 + 2। अच्छा 3 के सामने कौन है, तो 3 के सामने जो बैठा है वो हमारा -5 बैठा है, तो लिखते हैं इसको हम लोग -5। ठीक है, माइनस हो जाएगा ये -1 टू द पावर 3 इंटू हो जाएगा -5। ठीक, तो -1 टू द पावर 3 बन जाएगा ऑड है, पावर ऑड है तो ये होगा -1 इंटू हो जाएगा -5, और माइनस बन जाएगा प्लस हो जाएगा 5। फिर निकालते को फैक्टर ऑफ, अब निकाल रहे हैं हम -5 का, है ना। अब हम इस -5 का निकालने वाले को फैक्टर, तो लिखते क्या है, तो लिखते हैं -1। अब ये किस रो है, तो रो नंबर 2 में है, और ये कॉलम नंबर 1 में बैठा है। ठीक है, इसके सामने देखो कौन बैठा है, अब देखो जस्ट सामने, इसके सामने कौन बैठा है, 3, तो यहाँ लिखते हैं हम इसको 3। ठीक, तो ये भी बन जाएगा -1 टू द पावर बन जाएगा 3 इंटू हो जाएगा 3, -1 का क्यूब हो जाता है -1 इंटू 3, तो ये भी बन जाएगा हमारा -3। ठीक, और लास्ट निकालना हमें को फैक्टर ऑफ, किसका निकालना को फैक्टर, अब निकालना को फैक्टर ऑफ क्या बच के लास्ट में 4, है ना। तो लिखते हैं -1। अब देखो ये 4 का किस रो में है, तो ये रो नंबर 2 में है, और कॉलम नंबर भी ये 2 में है ना। ये 4 का है रो नंबर 2 में और कॉलम नंबर 2 में, और इस 4 के सामने कौन बैठा है, तो इस 4 के सामने जो बैठा है वो हमारा 2 था, तो लिखते हैं यहाँ पर 2। तो -1 टू द पावर बन जाएगा 4 इंटू लिख लेंगे 2, तो बन जाएगा हमारा -1 का पावर 4 हो जाएगा 1, क्योंकि पावर क्या था, इवन नंबर है 4, है ना, सम संख्या होगा तो 1 ही होता है, इंटू हो जाएगा 2, तो ये बन जाएगा हमारा 2। ठीक है, तो हमारे पास को फैक्टर्स आ गए, क्या क्या आ गए, 4, 5, -3, 2। ठीक, तो अब हम लिखते हैं यहाँ पर ना, अब लिखते हैं को फैक्टर, यानी पहले हमने ये सॉल्व किया, अब यहाँ से जाएंगे हम ऊपर, इधर जाते ऊपर, तो को फैक्टर, है ना, को मुझे को फैक्टर, हाँ को फैक्टर। ठीक है, तो को फैक्टर ऑफ ए क्या बन गया, को फैक्टर ऑफ जो ए ऑफ ए बन गया, वो बन गया क्या हमारा, मैट्रिक्स का को फैक्टर बन जाएगा 4, बन जाएगा 5, फिर बन जाएगा -3, फिर हो जाएगा 2। ठीक, ये तो को फैक्टर निकाल लिया हमने। अब एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, तो एडजॉइंट ऑफ जब आपको ए निकालना होगा तो क्या बोलते हैं, कि जो को फैक्टर ऑफ ए आया है ना, जो को फैक्टर ऑफ ए आया, यानी वो कितना आया था हमारा 4 -5, 4 के पास 5 था ना, वो आया था हमारा, ये आया था हमारा 4, 5, -3 और 2। इसका निकालो ट्रांसपोज। ठीक है, इसका निकालो ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, चेंज कर देना, मतलब जो 4, 5 रो नंबर 1 में था वो 4, 5 ऐसे बन जाएगा। ठीक, 3, 2 जो मैं रो नंबर 2 में था वो चला जाएगा कॉलम नंबर 2 में, तो कॉलम नंबर 2 का मतलब होता है -3, 2। ठीक है, जो रो में था उसको कॉलम बना लिया, जो रो में था उसको हमने कॉलम बना लिया, ये हो गया एडजॉइंट ऑफ, है ना, ए डी जे, क्या लिख दिया मैंने इधर, ए डी जे लिखना ना, ए डी जे ऑफ ए, ए डी जे, ए डी जे, ए डी जे एडजॉइंट ऑफ ए, तो वो हो जाएगा हमारा करेक्ट, जो आंसर बनेगा वो ये हमारा है करेक्ट आंसर, और ये है कहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी में। तो कहा था ये क्वेश्चन होते हैं जो थोड़ा सा आपको टाइम टेकन होता है ना, इसलिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आराम से प्यार से सॉल्व किया क्वेश्चन को। बात समझ आ गया, तो बात करते क्वेश्चन नंबर 29। अरे बताओ, अभी कुछ पहले फॉर्मूला कर रखा था कि इफ अगर कह रहा है कि इफ ए एक n×n का स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो कह रहा बताओ k इंटू ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू किसके को लोगे, जहाँ के कांस्टेंट है, जहाँ करके एक नियत है कांस्टेंट है। तो ये पहले क्या कहता कि क्या इसके किसके कुल जाता है, तो ये कुल जाता है k इंटू, है ना, k इंटू क्या बन जाएगा, पावर, पावर कितना बन जाएगा n, जो उसका ऑर्डर था n, इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए बन जाता है। ये मैंने कहा था कुछ देर पहले फॉर्मूला लिखाया था, ये फॉर्मूला उसने पूछ लिया। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ध्यान से मत करना, है ना, ध्यान से करना, ध्यान से नहीं करोगे तो सावधानी हटेगी और दुर्घटना घटेगी और मार्क्स कट हो जाएंगे यहाँ से। और करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि
डिटर्मिनेंट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स 5 6 7 है ना, एक डायगोनल मैट्रिक्स गिवन है 5 6 7, इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब डायगोनल मैट्रिक्स का क्या मतलब होता है, क्या इसको हम बना सकते हैं? तो इसको कैसे बनाते हैं? तो डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब होता है कि ये 5 है, ये 0 है, ये 0 है, फिर 0 है, फिर 6 है, फिर 0 है, फिर ये 0 है, ये 0 है, 7 है। अभी कुछ देर पहले मैंने कहा था, इससे हम कहा था ना, इस चीज़ को मैं कहा था डायगोनल मैट्रिक्स, है ना, तो ये हमें डायगोनल मैट्रिक्स गिवन है। तो मैंने कहा था कि इसके डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू किसके इक्वल होती है, अभी कुछ देर पहले बताया था मैंने किसके इक्वल होती है। तो मैं कहा था सिंपल 5 × 6 × 7 कर लेना, है ना। डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू निकालनी है तो सिंपल उसका डायगोनल को मल्टीप्लाई कर लो। कितना आ जाएगा, 6 5 जो हो जाएगा 30, 30 × 7 हो जाएगा 210, 210 इज द करेक्ट आंसर। तो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात समझ आ गया? तो ये क्वेश्चन था हमारा, कमिट हो गया। और फिर बताता हूँ कि आपसे पता होता है, इनका नाम हमने रखा है टोनी भाई साहब। इनका काम होता है आपको बताते रहना कि क्या करना है आपको। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, किसी का फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम और यूट्यूब। सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो दोस्तों तक, और बेल आइकन को जो दबा देना। और मैंने कहा जिनको फिजिक्स पढ़ना होगा वो अच्छे से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, है ना। फिजिक्स सब्जेक्ट सिंह मेरा अपना चैनल है, पर्सनल चैनल है फिजिक्स के लिए, स्पेशली फॉर द जेई नीट और सीबीएसई बोर्ड्स के लिए, जहाँ पर बहुत डिटेल्स में हम जाकर आपको चीज़ों को पढ़ाते हैं। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपने दोस्तों तक बने रहो और प्रिपरेशन अच्छे से करते रहो।